हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। साइंस मैटर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जैव परक्रम क्या है। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो क्या है स्टूडेंट्स कि जैव परक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैव परक्रम क्या होता है, वो सभी परक्रम, वो सभी प्रोसेस जो किसी जीव में उसके जीवन के अनुरक्षण में सहायक होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जैव परक्रम कहेंगे या फिर लाइफ प्रोसेस कहेंगे। वे परक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव परक्रम कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पोषण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पोषण की हम बात करें तो पोषण हम किसे कहेंगे और पोषण कितने प्रकार का होता है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोषण क्या होता है, जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, और जो भोजन जीव ग्रहण करते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल पदार्थ होता है। तो पाचन क्रिया के द्वारा उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उनसे एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या होता है, पोषण होता है। और पोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है, पोषण होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका स्वपोषी पोषण और सेकंड होता है विषमपोषी पोषण। सेकंड आपका क्या होगा, विषमपोषी पोषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही स्पष्ट है कि स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, तो ऐसा पोषण या फिर पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितने भी हरे पादप होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। यदि बात करें हम विषमपोषी की तो स्टूडेंट्स, विषमपोषी पोषण क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हम बोल सकते हैं कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करता है, तो उस पोषण को हम क्या कहेंगे, विषमपोषी पोषण कहेंगे। इसका जो एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अमरबेल है, विषमपोषी पोषण है, वो भी कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। और उसमें सबसे पहला आपका आता है विषमपोषी पोषण में, पहला जो टाइप है वो कौन सा है, परजीवी पोषण। पहला कौन सा है, परजीवी पोषण। अगले की हम बात करें तो सेकेंड टाइप जो है वो है स्टूडेंट्स मर्तोपजीवी या फिर मर्तजीवी पोषण। सेकेंड जो पोषण है वो कौन सा है, मर्तजीवी पोषण। और थर्ड जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स प्राणी सम पोषण। थर्ड कौन सा है, प्राणी सम पोषण। तो यहाँ पे इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि परजीवी पोषण किसमें पाया जाता है, मर्तजीवी पोषण किसमें होता है और प्राणी सम पोषण किसमें होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परजीवी की हम बात करें तो पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीवों पे निर्भर करता है उसको बिना मारे, तो उस पोषण को हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे अमरबेल है, वो किसका उदाहरण है, परजीवी पोषण का। इसके अलावा नेरिस, ये किसका एग्जाम्पल है, परजीवी पोषण का। अब बात करें हम मर्तजीवी पोषण की तो स्टूडेंट्स, मर्तजीवी पोषण की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन बनाने के लिए किस पे निर्भर करता हो, सड़े गले पदार्थ या फिर मरे हुए जानवर या मरे हुए पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को हम क्या कहेंगे, मर्तजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे केंचुआ या फिर कवक, इसके अलावा कवक,
ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मर्तजीवी पोषण के, या जितने भी डीकम्पोजर हैं वो सारे कौन सा पोषण करते हैं? मर्तजीवी पोषण। अगला जो पोषण है वो है आपका प्राणी सम पोषण। पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना जो भोजन है या फिर जटिल पदार्थ जो होते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है, उस पोषण को हम क्या कहेंगे? प्राणी सम पोषण। और ऐसा जो पोषण है वो किसमें पाया जाता है? यदि हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, मनुष्य है और जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में जो पोषण पाया जाता है वो कौन सा होता है? प्राणी सम पोषण। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का प्रयोग करेंगे? तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि कोई भी वस्तु जब सजीव होती है तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि कोई वस्तु सजीव तभी हो सकती है जब उसका हार्ट क्या करता है? बीट करता है। जब उसका हृदय धड़कता है तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु क्या है? लिविंग है। और यदि उसका हृदय काम नहीं करता है तो हम उसको उसको हम क्या कहेंगे? मर्त वस्तु कहेंगे या फिर मर्त जीव कहेंगे। तो यहाँ पे कोई वस्तु सजीव है तो उसको सजीव साबित करने के लिए हम किन मापदंडों का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें इन मापदंडों की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि वस्तु सजीव है तो वो क्या करेगी? श्वसन करेगी। उस जीव में क्या होगा? श्वसन होगा। उसका हृदय क्या होगा? हृदय बीट करेगा। इसके अलावा उसमें पाचन होगा, या जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सारी उसके अंदर संपन्न होंगी। इसके अलावा जीवों में आपको वृद्धि दिखाई देगी और जीवों में आपको क्या दिखाई देगी? गति दिखाई देगी। अगर ये सारी क्रियाएं उस जीव में होती हैं तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है? सजीव है। अदरवाइज वो वस्तु सजीव नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है आपको कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का कि जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो जीव के द्वारा कच्ची सामग्री जो है वो किस रूप में ली जाती है? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। किस रूप में ग्रहण की जाती हैं? कार्बनिक यौगिकों के रूप में कच्ची सामग्रियों को ग्रहण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो स्टूडेंट्स, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं? इसका जो आंसर है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा जैव प्रक्रम। किन प्रक्रमों को हम आवश्यक मानेंगे जीवन के अनुरक्षण के लिए? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम शामिल हैं? जैव प्रक्रम में सबसे पहले आता है आपका पोषण, उसके बाद में पाचन, उसके बाद में श्वसन, उसके बाद में परिवहन और उसके बाद में उत्सर्जन। तो ये सारे अनुरक्षण हम जीवन के अनुरक्षण के लिए इन मापदंडों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन से प्रक्रम आवश्यक होते हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए? तो आपका आंसर होगा जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम शामिल होते हैं? पोषण है, उसके अलावा पाचन है, श्वसन है, इसके अलावा परिवहन है, उत्सर्जन है। ये सारे जैव प्रक्रम में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जितने भी हरे पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्रिया है, ये क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण। और इस क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को आपको लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहली जो घटना है वो क्या होगी कि क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलना? रासायनिक ऊर्जा में। बात करें हम नेक्स्ट इवेंट की, अगली घटना की, तो अगली घटना क्या होगी?
कि पौधे की जड़ों द्वारा जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, और उस जल के अणुओं को किसमें तोड़ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़ना। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की नेक्स्ट घटना है। बात करें हम थर्ड इवेंट की, तो तीसरी घटना जो है वो क्या होगी, तीसरी घटना होगी स्टूडेंट्स कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो उस पादप में या किसी भी प्लांट में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से। तो स्टोमेटा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें होगा, मैं कार्बोहाइड्रेट को CHO के रूप में लिखता हूँ, तो यहाँ पे उसका जो अपचयन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो किसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट में। और फाइनली ये कार्बोहाइड्रेट पौधों की जो पत्तियाँ हैं उनमें क्या होता है, भोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ये आपके पास तीन यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं हैं। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे फूड स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उसको फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में उसको भेज दिया जाता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है स्टोमेटा क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो या फिर मैं ये कहूँ कि जब पत्तियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो पत्तियाँ फूल जाती हैं, और जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब पत्तियों में जल की मात्रा कम होती है तो पत्तियां श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टोमेटा का खुलना या फिर बंद होना किस पे निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करेगा, द्वार कोशिकाओं पे। किस पे निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं पे निर्भर करेगा, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पौधे डायरेक्टली कभी भी नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेंगे, या तो करेंगे नाइट्रेट के रूप में या फिर करेंगे नाइट्राइट के रूप में। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाएगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि अमीबा में पोषण को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा में पोषण जो है वो कौन सा होता है, प्राणी संपोषण। तो किस तरह से अमीबा में पोषण होता है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा की जो सिंगल सेल है उसमें सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, वो एक कोशिका के द्वारा ही क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे अमीबा जो है उसकी आकृति कभी भी निश्चित नहीं होती। अमीबा की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसकी जो शरीर की सतह है उस पे अंगुली के समान परवर्ध होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, या फिर हिंदी में हम इसको कहेंगे कूटपाद। ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये आपके अमीबा का स्ट्रक्चर है, जिसमें उसकी बॉडी पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया इसको मोमेंट करने में, चलने में, या भोजन को कैप्चर करने में, पकड़ने में इस अमीबा की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जब इसको कहीं पे भोजन दिखाई देता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया उस भोजन के चारों ओर क्या कर देगा, फैला देगा, और उस भोजन को क्या कर लेगा,
पकड़ लेगा। और यहाँ पे जो है किसका निर्माण होगा, यहाँ पे खाद्य रिक्ति का। किसका निर्माण होता है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका से भोजन है वो किधर गति करेगा, खाद्य रिक्तिका से भोजन किधर गति करता है, साइटोप्लाज्म की ओर, कोशिका द्रव्य की ओर। फिर यहाँ पे कोशिका द्रव्य में इस भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और जो अपशिष्ट यहाँ पे बनता है वो अपशिष्ट इस अमीबा की सतह की, शरीर की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है। और फिर इस शरीर की सतह से उस अपशिष्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पोषण है ये इस प्रकार का पोषण अमीबा में होता है जिसको हम कहते हैं प्राणी सम पोषण। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दीर्घ रोम का क्या कार्य है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दीर्घ रोम, देखिए दीर्घ रोम जिसको हम कहते हैं, दीर्घ रोम को हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं, विली। तो इसका क्या कार्य है, कहाँ पे लाइज होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, छोटी आंत का जो आपकी इंटरनल वॉल होती हैं छोटी आंत की, उनमें अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं दीर्घ रोम। और इस दीर्घ रोम का मुख्य कार्य है भोजन का अवशोषण करना, या फिर मैं ये कहूँ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, ये अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा, दीर्घ रोम के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप ध्यान रखें कि छोटी आंत जो होती है वो पाचन के साथ साथ भोजन का क्या करती है, पचे हुए भोजन का क्या करेगी, अवशोषण भी करेगी। और ये दीर्घ रोम अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत को किस तरह अभिकल्पित किया गया है। तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर है वो ये दे सकते हैं कि छोटी आंत में अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। और ये दीर्घ रोम भोजन के अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से भोजन को पचाने में छोटी आंत को क्या किया गया है, अभिकल्पित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होगा, आमाशय में। कहाँ पे होगा, आमाशय में भोजन का क्या होता है, पार्टली डाइजेशन होता है, आंशिक पाचन होता है। आमाशय में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता, पूरी तरह से भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो आमाशय में भोजन का जो पाचन है वो कैसा होता है, आंशिक होता है, पार्टली होता है। ये बात आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए छोटे बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, और ये आंसर होगा आपका रेनिन। कौन सा एंजाइम सहायक होगा, रेनिन, जो आपके आमाशय में क्या होता है, स्रावित होता है। यहाँ पे दो एंजाइम स्रावित होते हैं, एक रेनिन होता है, दूसरा होता है पेप्सिन। और पेप्सिन एंजाइम किसमें सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है वो सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में, और रेनिन जो होता है वो छोटे बच्चों में दूध के पाचन में सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अवशोषण व स्वांगीकरण क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अवशोषण अभी हमने देखा, अवशोषण का मतलब कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, दीर्घ रोम के द्वारा। छोटी आंत का जो पार्ट है आपका दीर्घ रोम, उसके द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि अवशोषण और स्वांगीकरण क्या है। तो पचा हुआ जो भोजन है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करना ही क्या होता है, अवशोषण होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना ही क्या होता है, अवशोषण कहलाता है। और यदि हम बात करें स्वांगीकरण की, तो स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे हुए भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। तो ये बात आपको यहाँ से अच्छे से
क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मंड का पाचन या स्टार्च का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्च का जैसे पाचन की जो क्रिया है वो हमारे मुंह से क्या होती है, प्रारंभ होती है, जिसको हम बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्टार्च का जो पाचन है या फिर मंड का जो पाचन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो एंजाइम आएगा आपका एमिलेज या फिर टाइलिन। और ये दोनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, दोनों एंजाइम स्रावित होते हैं आपकी लार ग्रंथियों से। आपके मुख गुहा में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन है कौन कौन से, टाइलिन और दूसरा कौन सा है, एमिलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमाशय से भोजन का छोटी आंत में जाना किस पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आमाशय से जब भोजन जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में, तो यहाँ पे किस पेशी के माध्यम से ये पॉसिबल होता है। ये होता है स्टूडेंट्स अवरोधिनी। किसके माध्यम से, अवरोधिनी पेशी या फिर हम इसको कहेंगे स्पिंचर मसल्स। क्या कहेंगे, स्पिंचर मसल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, उसमें कौन सा एसिड स्रावित होता है, जठर रस जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब कभी हम एसिडिक फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जिसका पीएच मान होता है 1.2। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जब यदि आपके पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एसिडिटी। और इससे उपचार या फिर इससे मुक्ति पाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड। और एंटा एसिड के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज़ पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए अग्नाशय में प्रोटीन का जो पाचन है वो किस एंजाइम के माध्यम से होगा, ट्रिप्सिन। किस एंजाइम के माध्यम से होगा, ट्रिप्सिन। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि अग्नाशय में वसा का जो पाचन है वो किसके माध्यम से होगा, लाइपेज। किस एंजाइम के माध्यम से होगा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार का पीएच मान क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लार का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.8। आपका जो लार है उसका जो पीएच मान है वो क्या होगा, 6.8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रास नाल में भोजन की गति। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रास नाल जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं होती। यहाँ पे केवल जो भोजन होता है वो कर्माकुंचन गति के माध्यम से क्या होता है, आगे बढ़ता है। और आगे कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर। तो ग्रास नाल में भोजन की गति कैसी होती है, कर्माकुंचन गति, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मोमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे को किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला आवश्यकता जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। और इसे प्राप्त कहाँ से करेगा, सूर्य से प्राप्त करेगा। अगला जो है आपका कच्ची सामग्री के रूप में वो है जल। और जल की प्राप्ति जो है पौधे को कहाँ से होती है, जल की प्राप्ति होती है जड़ों के माध्यम से। मिट्टी से इसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। इसके अलावा और भी पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये सारे पोषक तत्व पौधे को कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये कच्ची सामग्रियाँ पौधे को कहाँ से मिलेंगी, जल और जो अन्य पोषक तत्व मैंने अभी आपको बताए
वो सारे कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से मिलेंगे। और सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ से मिलेगा पौधे को, डायरेक्ट सूर्य से, और जो क्लोरोफिल के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अभी हमने बात किया कि अम्ल जठर रस जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। तो इसकी क्या भूमिका होती है, क्या कार्य HCl का होता है आमाशय में। तो देखिए स्टूडेंट्स, HCl का जो कार्य है वो कार्य सबसे मेन कार्य होता है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया या जीवाणु या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो हमारे आमाशय में प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है कौन, HCl। इसके अलावा ये क्या करेगा, इसके अलावा HCl का मुख्य कार्य होता है कि आपकी जो लार थी उस लार में टाइलिन और एमिलेज एंजाइम की जो क्रिया थी भोजन पे, उस क्रिया को ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है और भोजन के माध्यम को कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा, अम्लीय बना देगा। तो ये भूमिका होती है आपके HCl की। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस भी स्रावित होता है। म्यूकस जो होता है वो आपकी आमाशय की जो दीवारें हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ये कार्य होता है किसका, म्यूकस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम देखो नाम से ही स्पष्ट है। तो पाचक एंजाइमों का जो कार्य है वो क्या है, भोजन के पाचन में सहायता करना कार्य होता है किसका, पाचक एंजाइमों का। तो ये आहार नाल के अलग अलग भाग से अलग अलग एंजाइम स्रावित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करता हूं कि आज सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके जो बाकी शेष क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।